आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुदर्शन जी ने, जो कि एमपी ग्वालियर के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले सुदर्शन जी बताते हैं कि ये घटना जब मेरे साथ घटी थी तब मेरी उम्र यही कोई 16 या 17 साल की थी, और अगर अंदाजन कहा जाए तो बात आज से करीब 24 साल पुरानी है। उन दिनों हमारा ग्वालियर अभी के मुकाबले काफ़ी कम तरक्की में था। ना तो लाइटों की कुछ खास व्यवस्थाएं थी और ना ही किसी और चीज़ की, जिस वजह से अंधेरा हो जाने के बाद गांव के करीब सभी लोगों का गुजारा लालटेन जलाकर ही होता था। और जहां तक मुझे याद है, ये उस वक्त की बात है जब हमारे गांव में रामलीला का प्रसारण जोरों शोरों से चल रहा था। गांव में हर तीसरे दिन कहीं न कहीं रामलीला दिखाते ही थे, और रामलीला देखने के लिए जो भीड़ उमड़ती थी उसमें किसी का खो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे ही एक रोज जब मुझे और मेरे कुछ दोस्तों को रामलीला देखने का मन हुआ, क्योंकि इससे पहले हमने कभी भी रामलीला नहीं देखा था, मगर अब परेशानी ये थी कि रामलीला हमारे गांव से उठकर दूसरे गांव में दिखाया जा रहा था, और क्या घर वाले हमें दूसरे गांव जाने की इजाज़त देंगे, यही सोचकर हम दोस्त थोड़े परेशान होने लगे थे। ऊपर से रामलीला का वक्त रात का था, जिस वजह से हमें इजाज़त मिलने की उम्मीदें कम ही लग रही थीं। खैर, मैंने इस बारे में अपनी मम्मी से बात की तो मैंने जो सोचा हुआ उसका उल्टा। मम्मी ने मुझे एक बार में ही जाने को बोल दिया। मेरे साथ ही मेरे दोस्तों के भी घर वाले मान गए, लिहाजन हम सब ने आज ही रामलीला देखने जाने का फैसला किया। शाम के करीब 6 बजे तक हम 4 दोस्त उस गांव की तरफ निकल पड़े जहां रामलीला दिखाया जाना था। क्योंकि हमें वापस लौटने में रात हो जाएगी तो हमने अपने एक साथ में बैटरी टॉर्च भी ले लिया था। रास्ते पर चलते हुए मैं यही सोच रहा था कि जब रामलीला हमारे गांव में चल रहा था तब हमने नहीं देखा, और जब दूसरे गांव में चल रहा है तो हमें देखने का मन हो रहा है। कहीं ना कहीं ये बेवकूफ़ी वाली बात भी थी। खैर, अब आसमान में तब्दीली आने लगी थी। अब आसमान का रंग धीरे धीरे काला पड़ने लगा था। आसमान में सूरज की जगह अब चांद ने ले ली थी। करीब आधा घंटा जैसा चलने के बाद हम सभी दोस्त उस गांव में पहुंचे जहां रामलीला दिखाने का कार्यक्रम था, मगर अभी रामलीला शुरू होने में थोड़ा वक्त था, लिहाजन हम लोग वहीं बैठकर कार्यक्रम शुरू होने का इंतजार करने लगे। हमारी तरह ही बहुत से लोग वहीं बैठकर रामलीला शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। फिर जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो साथ ही लोगों की भीड़ भी उमड़नी शुरू हो गई। कुछ देर में ही वहां पर इस कदर भीड़ इकट्ठा हो गई कि पैर रखने की भी जगह नहीं हो रही थी। हालांकि हम दोस्तों ने पहले ही जगह पकड़ ली थी तो हमारे लिए ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब तक शाम बदलकर रात में तब्दील हो चुकी थी, मगर अभी भी लोगों की भीड़ वैसी ही थी जैसा कि शुरू में थी। अभी हम लोग रामलीला देख ही रहे थे कि इतने में ही मेरे 2 दोस्त उठ खड़े हुए और बोले, यार हम लोग घर जा रहे हैं, वो क्या है कि रात बहुत हो गई है। जिस पर मैंने कहा, थोड़ी देर बैठ जा, हम लोग साथ में ही चलेंगे। जिस पर उन दोनों ने कहा, नहीं यार तुम लोग देखो। इतना बोलकर वो दोनों वहां से निकल गए। अब सिर्फ मैं और मेरा दोस्त पंकज ही वहां रह गए थे। हमने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी रात हो जाए, हम रामलीला खत्म होने के बाद ही घर लौटेंगे। अगले कुछ मिनटों में ही रामलीला खत्म हुई, जिसके साथ ही मैं और पंकज घर को रवाना हो गए। रात काफ़ी हो जाने की वजह से रास्ता काफ़ी सुनसान हो रखा था। रास्ते पर दूर दूर तक आदमी तो दूर, कोई परिंदा तक पर नहीं मार रहा था। वैसे तो रामलीला देखने के लिए काफ़ी भीड़ थी, मगर वो भीड़ उसी गांव की थी और हम लोग दूसरे गांव से आए थे। तेज कदमों से अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पंकज ने कहा, यार सुनना,
ऐसे तो चलते रहेंगे तो काफ़ी रात हो जाएगी। एक छोटा रास्ता है जंगलों के बीच से, वहाँ से घर चलेगा तो जल्दी पहुँच जाएंगे। जिस पर मैंने उससे हिचकिचाते हुए कहा, यार जंगल से जाना ठीक होगा? इस पर पंकज ने कहा, डर मत, मैं हूं ना। ये बोलते हुए पंकज ने मेरा हाथ पकड़ा और रास्ते के किनारे लगे जंगलों की तरफ ले जाने लगा। वो जंगल बाहर से जितना छोटा लग रहा था, अंदर से उतना ही बड़ा और घना था। कायदे से तो उस जंगल में अंधेरा होना चाहिए था, मगर पता नहीं कैसे वहाँ पर थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी, मगर उतनी लाइट काफ़ी नहीं थी। इसलिए हमने अपने अपनी टॉर्च निकाली और उसकी लाइट के सहारे ही आगे बढ़ने लगे। अभी हम दोनों चल ही रहे थे कि इतने में ही पंकज की चप्पल टूट गई, जिस पर नीचे झुकते हुए पंकज ने मेरे से कहा, तू आगे बढ़, मैं आता हूँ। ये सुनकर मैं आगे बढ़ने लगा। अभी मैं चल ही रहा था कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे लगा कि शायद पंकज होगा, लिहाजन मैंने दूसरी तरफ देखते हुए ही पंकज से कहा, क्यों, अब डर लग रहा है ना? जिस पर पंकज ने कुछ नहीं कहा। फिर जब मैंने पंकज की तरफ पलटा तो मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई। मेरा पूरा का पूरा शरीर खौफ ज़दा हो गया। असल में मेरा हाथ पंकज ने नहीं पकड़ा था, बल्कि मेरे हाथ पर एक कटा हुआ हाथ लटक रहा था। मैंने झट से अपना हाथ झटका और पीछे पलटा तो पाया कि पंकज अपने टूटे हुए चप्पल को हाथ में पकड़कर मेरी तरफ ही आ रहा है। मैंने वापस जमीन की तरफ देखा जहां मैंने उस हाथ को झटका था, तो अब वहां से वो हाथ कहीं गायब हो चुका था। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो हाथ था क्या। मैंने पंकज को पूरी बात बताई, पर वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। खैर हम लोग घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। अभी हम दोनों चल ही रहे थे कि एकदम से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया, जिससे मेरी दिल की धड़कनों में एकदम से उछाल आ गया। इससे पहले कि मैं पंकज को कुछ बोल पाता, पंकज ने कहा, भाई किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है। फिर जब हम दोनों ने पीछे पलटा तो पाया कि हमारे पैरों को दो कलाई तक कटे हुए हाथों ने कसकर पकड़ रखा है। ये देखकर हम दोनों का खून ही सूख गया। सब कुछ हमारी समझ से परे हो रहा था। बड़ी मुश्किल से हमने उन हाथों को छुड़ाया और फिर वहां से सरपट दौड़ लगा दी। फिर हमने अपने पैरों को घर की दहलीज पर ही रोका, मगर इस घटना के 24 साल बाद भी आज तक सही से पता नहीं चल पाया कि वो था क्या। बहुत से लोगों से इस बारे में बातचीत की, मगर कोई साफ साफ बता नहीं पाया। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले उस जंगल में एक बाघ घुस आया था और तभी वहां से गुजर रहे एक आदमी को बाघ ने मारकर खा लिया था, और शायद उसी आदमी की आत्मा अभी भी उसी जंगल में भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी सुदर्शन जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।